नमस्कार, मैं आलोक भारद्वाज स्मार्ट फैक्ट से इन्वेस्टिगेटिंग अंडरकवर जर्नलिस्ट पश्चिम देशों में जिन्हें खोजी पत्रकार कहा जाता है। आपने बहुत से न्यूज़ चैनल देखे होंगे, लेकिन हमारे जैसे चैनल जो आजकल ज़्यादा प्रचलित हैं, जिन्हें हमारे जैसे स्वतंत्र प्रभारी पत्रकार फ्रीलांसर जर्नलिस्ट संचालित करते हैं, हमारे चैनल भी उसी सच को उजागर करने वालों की फहरिस्त में शामिल हैं, क्योंकि ऐसे चैनल अपने डायरेक्टर्स, अपने मालिकों के गुलाम नहीं हुआ करते हैं। हमें याद है, आज से 15 वर्ष पूर्व हम भी स्थानीय समाचार पत्रों के संपादकों व डायरेक्टर्स के दफ्तरों में चक्कर काटा करते थे। स्थानीय समाचार पत्रों ने कभी भी हमारी समाचार जो सच की खोज हुआ करते थे, जो हम इन्वेस्टिगेट करके खबरें लेके आते थे, आर्टिकल लिखते थे, उन पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उससे उनके लाभ का हित हुआ करता था। लेकिन फिर कुछ राष्ट्रीय समाचार पत्रों ने हमारी सोच को समझा, उन्होंने हमारा समर्थन किया। उन लोगों ने हमारे में विश्वास जगा के हमारे कई आर्टिकल्स अपने समाचार पत्रों में छापे। अब हम बात करते हैं कैसे हम इस दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ जर्नलिज्म में खड़े पाए जाते हैं। कोरोना महामारी, जो कि एक कितनी बड़ी महामारी है, उस पे मैंने खोज करके इस महामारी एक उसको साजिश बता के उसको समाचार पत्रों में, मीडिया में प्रयास किया कि वो उसको छापें, मीडिया में प्रेषित करें। लेकिन किसी भी मीडिया या समाचार पत्र ने ये जब नहीं किया, तो आखिर में मैंने मेरे फेसबुक पेज पे वो खबर आज से 3 महीने पहले उसको साजिश करार देते हुए उसको अपने फेसबुक पेज पे संपादित की, जो कि दिल्ली में डॉक्टर तरुण कोठारी जी के सहयोग से संभव हो पाया। धन्यवाद। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि कोरोना एक सामान्य बीमारी है, महामारी नहीं है, और इस बात की जानकारी भारत के 50 करोड़ लोगों को हो चुकी है। मैं ये बात फरवरी और मार्च के महीने से बता रहा हूं। इस बारे में सबसे पहले जिस पत्रकार ने मुझसे संपर्क किया, उनका नाम है आलोक भारद्वाज। वो फ्रीलांसर है, स्वतंत्र पत्रकार है, और मुझसे इस बारे में संपर्क किया, बात की, सारी जानकारी इकट्ठी की, रिसर्च की, और संतुष्ट होने पर एक बड़ी रिपोर्ट बना करके टाइम्स ऑफ इंडिया समेत कई बड़े अखबारों को उन्होंने भेजी। ये अलग बात है कि मेन स्ट्रीम मीडिया भी इन षड्यंत्रकारी लोगों के साथ मिला हुआ है, इसलिए उनकी खबर नहीं छापी गई। फिर भी मुझे लगता है कि पूरे भारत में आलोक भारद्वाज जैसे ईमानदार, सच्चे, धर्मनिष्ठ पत्रकार गिनती गई होंगे। आप लोग खबरों के लिए उनके साथ बंधे रहें। धन्यवाद। दिल्ली के डॉक्टर तरुण कोठारी की सनसनीखेज खोज हमने पहले अपनी कसौटी पर पूरी तरीके से जांच करी, तथा 7 दिन तक हम भी उस खबर को लेकर डर के बैठे रहे, भयभीत होके सरकार से, क्योंकि डर सभी को लगता है। हम सरकार से डर रहे थे, लेकिन ये सही है कि डर के आगे जीत होती है। अतः 7 दिनों बाद हमने भी हिम्मत करके कोरोना महामारी से संबंधित साजिश तो डॉक्टर तरुण कोठारी जी ने उजागर करते आ रहे हैं, उस खबर को दुनिया के सबसे बड़े मीडिया के प्लेटफॉर्म फेसबुक पर प्रसारित कर दी, जो आज भी हमारे फेसबुक पेज पे उपलब्ध है।
इस तरह हम उस खबर ने हमें दुनिया का अंडर कवर जर्नलिस्ट बना दिया है, जो केवल सत्य उजागर करता है और सत्य उजागर करेंगे। सच के सामने सभी को बौना समझना चाहिए। कोई कितना भी बाहुबली क्यों ना हो, सत्य के आगे वह छोटा है और सत्य को उजागर कर ही उस बाहुबली को पराजित किया जा सकता है। हेलो, आई एम आलोक भारद्वाज। आई एम फ्रॉम स्मार्ट फैक्ट्स चैनल। मैं जैसे कि अपने चैनल की सबसे पहली खबर आपके सामने पेश कर रहा हूँ, सनसनीखेज खबर। एक सनसनीखेज डॉक्टर के साथ, डॉक्टर तरुण कोठारी जी दिल्ली से मेरे साथ हैं, जिन्होंने कोरोना को सबसे पहले भारत में महामारी नहीं, एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश घोषित किया है। और अकेले डॉक्टर हैं हिंदुस्तान में जो पिछले 5 महीने से इसको एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश बताते आ रहे हैं। डॉक्टर तरुण कोठारी जी, नमस्कार जी। आलोक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ तक आए हैं। बाकी मैं ये बात फरवरी और मार्च के महीने से ही कह रहा हूँ कि कोरोना एक सामान्य बीमारी है, महामारी नहीं है। ठीक है जी। डॉक्टर साहब, आप कितने वर्षों से प्रैक्टिस कर रहे हैं? मैं करीब 20 वर्षों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं फरवरी और मार्च के महीने से ये बात कहता आ रहा हूँ कि कोरोना एक सामान्य फ्लू है, एक सामान्य बीमारी है, महामारी नहीं है। ये एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल गेम चल रहा है और तमाम सरकारें, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, या तो वो अनजान है इस बारे में, वो समझ नहीं पा रही है, या शायद उनकी कोई मिलीभगत भी हो सकती है। परंतु ये एक सामान्य बीमारी है, जनता इस बात को समझ ले, ये महामारी नहीं है। डॉक्टर साहब, मेरा पहला प्रश्न आपसे, क्या वैक्सीन इतनी जल्दी बनाया जा सकता है? देखिए, वैक्सीन को लेकर के कई तरह की खबर आ रही है, कहीं से अमेरिका से आ रही है, कहीं से रशिया से आ रही है, इंडिया से भी आ रही है। रशिया वाले कह रहे हैं हमने वैक्सीन बना ली है। भारत में भी कुछ लोग कह रहे हैं कि तीसरे चरण में है। जो वैक्सीन बनाने की जो एक प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर को कोई फॉलो नहीं कर रहा। वैक्सीन बनाने में आमतौर पर 18 महीने से लेकर 24 महीने का समय लगता है। इसमें स्टेप 1 होती है, स्टेप 2 होती है, स्टेप 3 होती है। स्टेप 3 जो होती है वो ह्यूमन ट्रायल होती है। स्टेप 2 होती है वो एनिमल ट्रायल होती है। स्टेप 1 जो होता है उसका केमिकल ट्रायल होता है। तो इस प्रकार से वैक्सीन बनाने में 18 से लेकर 24 महीने का समय लगता है। परंतु भी आप देख रहे हैं कि कुछ देश घोषणा कर रहे हैं कि बना दी है, और यहाँ तक कि भारत के प्रधानमंत्री जी भी घोषणा कर रहे हैं कि हमारी भी कंपनी है, 3 कंपनी वैक्सीन बनाने वाली है, लगभग पहुँच गई है। तो ऐसा ही एक मामला सामने आया था स्वाइन फ्लू को लेकर के। 2009-2010 में स्वाइन फ्लू को लेकर के ऐसा ही एक पैंडेमिक फैलाया गया था, और बाद में वो पैंडेमिक झूठा साबित हुआ। WHO ने घोषणा की थी, वहाँ भी इन लोगों ने तुरंत वैक्सीन बना दी थी। उस वैक्सीन से लाखों लोग मारे गए और करोड़ों लोग बीमार हुए। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर कोई वैक्सीन ये कहता कि हमने बना ली इतनी जल्दी, 6 महीने के अंदर, साल भर के 6-7 महीने में, तो मान के चलिए कि वो वैक्सीन कारगर नहीं होगी, उसके बहुत अधिक साइड इफ़ेक्ट होंगे, और हो सकता है कि वैक्सीन से लाखों लोगों की मृत्यु हो जाए और करोड़ों लोग बीमार पड़ जाए। डॉक्टर साहब, मेरा दूसरा प्रश्न, क्या वैक्सीन बनाने में मानव का या किसी जानवर का भ्रूण का प्रयोग किया जाता है? बिल्कुल। वैक्सीन बनाने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में मानव के भ्रूण का प्रयोग होता है। इसके अलावा गाय के भ्रूण का प्रयोग होता है, गाय का मांस, गाय का तेल, गाय की हड्डी का प्रयोग होता है। इसके अलावा सूअर का मांस, सूअर का तेल, सूअर की हड्डी का प्रयोग होता है। इसके अलावा बतख और आपके बंदर, घोड़े, इस प्रकार के अन्य जानवरों के मांस का, तेल का, चर्बी का या भ्रूण का प्रयोग होता है। और यहाँ तक कि यह प्रक्रिया होती है कि पहले गाय जो गर्भवती होती है, उस गाय का गर्भ निकाला जाता है। उसका गर्भ का खून निकाल करके उस रक्त के साथ वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया को प्रयोग किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि आप किसी भी धर्म के हो, इतनी क्रूर प्रणाली जो वैक्सीन बनाने में प्रयोग होती है, इतनी क्रूरतम प्रणाली को देखते हुए, खास तौर से जो जैन समाज के, बुद्ध समाज के हैं, या हिंदू समाज में वो लोग जो बहुत ही कट्टर शाकाहारी लोग हैं
और भी कई समाज हैं, सिख समाज के अंदर भी अमृतधारी सिख होते हैं जो शाकाहारी प्रयोग करते हैं। और मुस्लिम समाज में आप देखेंगे कि ये इसमें सूअर का मांस, तेल और ये प्रयोग हो रहा है। तो निश्चित तौर से ये धार्मिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो वैक्सीन जो है वो किसी भी प्रकार से हमारे भारत के धर्म सिस्टम को देखते हुए भारत के लोगों के लिए ये एक उचित प्रक्रिया नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा तीसरा और आखिरी प्रश्न आपसे, क्या हम इस वैक्सीन को शाकाहारी माने या मांसाहारी माने, क्या माने इसको? इस मामले को पूरी दुनिया में इस पर बहस चल रही है और जो वैगन सोसाइटी है पूरी दुनिया की, उन लोगों ने यह घोषणा की है कि वैक्सीन मांसाहारी है, शाकाहारी नहीं है, क्योंकि इसको बनाने में कई प्रकार के जानवरों का मांस का, तेल का प्रयोग होता है। तो पूरी दुनिया में ये बात उठ रही है, यहाँ तक कि वेटिकन यानी कि जो पोप जो होता है उसने भी इस बात की घोषणा की है कि भैया ये इस प्रकार की जो वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया है ये ठीक नहीं है, इसमें काफ़ी अधिक मात्रा में जानवरों का खून बहता है। तो उन लोगों ने भी विरोध किया। कई ईसाई लोग वैक्सीन नहीं लगवाते, उनको वो कहते हैं कि हमारी धार्मिक विचारधारा के खिलाफ है। कई दुनिया के मुस्लिम लोग वैक्सीन नहीं लगवाते, कहते हैं कि हमारी धार्मिक विचारधारा के खिलाफ है। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक शाकाहारी तो बिल्कुल नहीं है, इसको आप मांसाहारी कह सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे चैनल पे आने पे और हमसे बात करने पे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आलोक जी, धन्यवाद बहुत। ये यूपी से हमारे साथ राहुल हैं जो केजरीवाल जी के बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं। बताओ भाई राहुल, बोल। केजरीवाल को वोट इसलिए हम देते लगे क्योंकि गरीबों का बहुत साथ देते केजरीवाल, क्योंकि उनने स्कूल खुलवा दिया, स्कूल में खाना मिलता है, लड़कियों के लिए बस में किराया फ्री कर दिया है, बिजली का कम वो करवा दिया, पेट्रोल पंप पे भी महंगाई कम करवा दी, सब्जी में भी महंगाई कम करवा दी। इसलिए केजरीवाल बहुत अच्छे लगता है। लेकिन मोदी ने जो हमने भी वोट दिया, लेकिन मोदी ने हमारे साथ कुछ भी नहीं करा, क्योंकि गरीबों को साथ ही नहीं दिया, क्योंकि केजरीवाल ने सब में ज़्यादा साथ दिया। इसलिए केजरीवाल को हम वोट देते हैं, क्योंकि वो दिल्ली का है मुख्यमंत्री को। राहुल, ये लॉकडाउन में केजरीवाल जी ने कैसे साथ दिया ये बताओ। इसलिए दिया है हमने क्योंकि वोट दिया, लॉकडाउन में भी काम आया, क्योंकि स्कूलों में जब हमको खाना नहीं मिलता था तो स्कूलों में हम जाते थे, तो स्कूल में हमको खाना मिलता था 24 घंटे, दोनों टाइम खाना मिलता था, एक शाम के टाइम एक दोपहर को मिलता था। तो इसलिए हम लॉकडाउन में थोड़ा बच गए, ना तो कब के कहाँ न कहाँ कहीं ना कहीं तो होते हैं। नहीं तो ये खाना कौन उपलब्ध कराता था? केजरीवाल ही करवाते थे ये। नहीं तो मोदी जी की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से कोई सुविधा मिली, नहीं मिली? नहीं, अभी इस टाइम नहीं मिली, अभी तो केजरीवाल ही करवा रहे, जो गरीबी को साथ करवा रहे, लेकिन केजरीवाल करवा रहे, मोदी नहीं करवा रहा, ना कांग्रेस करवा रहा है। नहीं तो यहाँ पे तो सारे कांग्रेस के और बीजेपी के बहुत सारे नेता हैं। अभी तो इस टाइम है वो है, लेकिन हमारे साथ नहीं दे रहे ना, तो दे तो रहा वही केजरीवाल ही दे रहे हैं। लेकिन क्योंकि केजरीवाल को आधे से आधे वोट जने हिंदुस्तान में जितने भी है, आधे से आधे वोट उन्हीं को दे रहे केजरीवाल को। मोदी को मना कर रहे बोले क्योंकि तुमने हमारे गरीबों का साथ क्यों नहीं तुमने दिया, इसी चक्कर में केजरीवाल को वोट दे रहे हैं। नहीं तो ये लॉकडाउन में तुमको क्या क्या नुकसान हुए ये बताओ। बहुत नुकसान हुआ, यहाँ पे रहने का नुकसान हुआ है, पुलिस वाले अलग से भगाते हैं, खाना खाने नहीं देते, ये मार मूर के भगा देते हैं। वो कोई बंद पकड़ के भी ले जा रहे थे, बीच में जब लॉकडाउन लगा था तो बस में पकड़ के कहीं ना कहीं तो छोड़ देते, आने की समस्या था ही नहीं यहाँ पे, और खाने की दिक्कत बहुत हो रही थी। अभी रोज का कितना कमा लेते हो तुम? हम कमा लेते, हम तो कवाड़ा चुनते हैं, हम कभी कम से कम 100, 200, 500 ऐसे कमा लेते डेली के, और उसमें खर्चा हमारा निकल जाता थोड़ा बहुत। अच्छा, लॉकडाउन से पहले कितना कमा लेते थे? उस टाइम तो अब हम तो शादी ब्याह का भी काम कर लेते, हम 1000, 1500, 2000, 3000 पैसे कमा लेते। अब तो कमा भी नहीं पा रहा, वही 200, 250 रुपये कमा सकते बस। अच्छा, कोरोना से तुमको डर लगता है या नहीं लगता? डर लगता है, क्यों नहीं लगता है, डर बहुत लगता है। हम तो सोचते हैं ज़िंदगी में हमने पहली बार ये बीमारी देखी है, क्योंकि वो हमको इतने अभी भी हमारे को इतना डर लगता है कि हमारे में ना कोरोना फैल जाए। ये नहीं तो तुमने मास्क तो लगा नहीं रखा, जबकि सरकार ने तो इसको ज़रूरी कर रखा है, ये तो तुम जुर्माने से नहीं डरते? नहीं, हम भगवान हमारे साथ है, हम वो थोड़ी कह सकते, भगवान हमारे साथ है, ऊपर वाले की हाथ हमारे सर पे है, तो हमको थोड़ी हो सकती है बीमारी। जो अमीर घर के, जो बड़े बड़े घर के, उनको हो रहा है कोरोना, हमारे जैसे को थोड़ी हो सकता है, हमारे साथ तो भगवान है। अच्छा, एक बात, आखिरी प्रश्न राहुल, तुम्हारे परिवार में या तुम्हारे अड़ोस पड़ोस में तुम्हारे जितने भी लोग हैं कचरा बीनने वाले, उनको किसी को कोरोना हुआ है या वो कोरोना से मरे हैं? नहीं, अभी हमारे यहाँ पे परिवार में तो किसी को नहीं हो चुका, अभी किसी को नहीं हुआ है। अब मैं भगवान से ये चाहता हूँ लेकिन होए ना किसी,
एक बीमारी किसी को भी ना पकड़े, भगवान चाहता ऐसे कर, मैं ये कह रहा हूँ मैं। नहीं, तुम्हारे परिवार में या तुम्हारे आसपास जितने लोग रहते हैं इनमें किसी को कोरोना हुआ है या वो मरे कोई कोरोना से? नहीं, अभी तो कोई नहीं मरे। जब से कोरोना चालू है, लॉकडाउन बीमारी चालू है, हमारे परिवार से कोई नहीं मरा। चलो, धन्यवाद।